हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ गंगवार। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पीवाईक्यू जो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे। लास्ट दो वीडियो में हमने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इसमें देख लेते हैं और आने वाले वीडियो भी अदर यूनिट्स के पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट अ डीएनए बेस्ड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। जो रिपेयर मैकेनिज्म होती है, जब हमारा डीएनए जब होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज जब पॉलीमराइजेशन करता है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रॉन्ग बेस पे जोड़े। अगर कभी कभी क्या होता है, रॉन्ग बेस वहां पे जोड़ भी देता है तो उसके लिए फिर हमारा रिपेयर सिस्टम काम करता है, क्योंकि अगर कोई भी रॉन्ग बेस वहां पे जुड़ गया तो क्या होता है, पूरा कोडिंग सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि जीन का जैसे ही सीक्वेंस चेंज होगा तो हमारा कोडिंग सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है, जिससे हमारी प्रोटीन भी डिफरेंट बन सकती है। तो पूरा मैकेनिज्म या पूरी प्रोटीन अगर जब चेंज हो जाएगी तो फंक्शन भी चेंज हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसी में एक है बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म और एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। ये एक एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म के टाइप है। तो हम बात करते हैं जब बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म की, तो उसमें पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में होती है राइबोस शुगर, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड में होती है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जो होती है वो पेंटोस शुगर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन ये और फिफ्थ कार्बन ये होता है। फिफ्थ कार्बन के साथ हमारा फास्फेट ग्रुप ऐड होता है और फर्स्ट कार्बन के साथ हमारा नाइट्रोजन बेस ऐड होता है। तो जो नाइट्रोजन बेस ऐड होता है, ये जो बॉन्ड होता है जिसके थ्रू शुगर और नाइट्रोजन बेस ऐड होते हैं, इसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि हम बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे बेस रिमूव करना है, क्योंकि वहां पे हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक सीक्वेंस है ATGCTA। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर हमारे TAC, फॉर एग्जांपल ये सी है, सी की जगह पे यहाँ पे जी आएगा, और टी है, टी की जगह पे यहाँ पे मान लो जी आ जाए, तो यहाँ पे ये बेस डिफरेंट यहाँ पे ऐड कर दिया डीएनए पॉलीमरेज ने। तो इस बेस को जब हम रिमूव करेंगे तो इसे बोलते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। तो उसके लिए मुझे बेस को जब रिमूव करने के लिए हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एंजाइम यूजफुल होता है वो होता है एंजाइम हमारा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बेस एक्सीजन रिपेयर प्रोसेस बिगिन विद द डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ठीक बात है, ये विद extrudes a base in a damaged base pair and then clip out the damaged base। ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। और जैसे कि हमने पहले भी ये बताया कि पहले हम देखते हैं कि कौन से हमारे ऑप्शन रिमूव हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन में ए दिया हुआ हो सकता है, सेकंड में ए दिया हुआ हो सकता है, थर्ड में ए दिया हो सकता है, फोर्थ में ए नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता है। अब हम और अगले पढ़ लेते हैं। इन बैक्टीरिया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फिल द मिसिंग न्यूक्लियोटाइड इन ईआर। देखो, बैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, जब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट को कभी कभी ये भी बोलते हैं कि इसे हम डीएनए डैमेज रिपेयर में एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिपेयर या डीएनए डैमेज में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड है ये तो यूज नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है,
तो ये बात सही है। इसके बाद ऑप्शन गलत है। इसके बाद ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो अब पहले हम फिर से रिमूव कर लेते हैं, बी किस किस में दिया हुआ है वो रिमूव कर। तो फॉर एग्जांपल ए में बी दिया हुआ है, तो ए भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और फोर तो हमने रिमूव वैसे भी कर दिया क्योंकि उसमें ए दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ए राइट आंसर है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, यूकैरियोटिक, एप्यूरिनिक एंड एप्रिमिडिनिक एंडोन्यूक्लियस परफॉर्म प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज। ये बात सही है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एपीई पोजेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये बात गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है एप्यूरिनिक, इसकी जो एपीई की फुल फॉर्म होती है वो होती है एप्यूरिनिक या एप्रिमिडिनिक एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी हम समझ लेते हैं क्या होती है। देखो क्या होता है, जो एक्सोन्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड। जब हमारा इंड से स्टार्ट होता है ट्रिमिंग होना या कट होना, डीएनए इंड से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 5 प्राइम से हो या 3 प्राइम से हो, तो इसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। व्हेन द बिटवीन द स्ट्रैंड्स कट द डीएनए देन कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो यहाँ से जब बीच से कटता है, बिटवीन कटता है, तो इसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि एपीई इज द एंडोन्यूक्लियस नॉट अ एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज आल्सो गलत। तो डी हमारा थर्ड में दे रखा है, तो डी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बचा सेकंड, ये राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे रेफरेंस भी दे रखा है, रेफरेंस पढ़ना चाहो पढ़ लेना, खुद भी देख लेना इसमें क्या दे रखा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है, टू टीम ऑफ अ रिसर्चर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सट्रैक्टेड अ क्रोमेटिन फ्रॉम अ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियाई से उन्होंने क्रोमेटिन को एक्सट्रैक्ट किया एंड एग्जामाइंड देम विद एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा। देन the team first found the isolated chromatin resembles bead on a strings। जो क्रोमेटिन जो टीम फर्स्ट ने जो रिमूव किया वो कैसा दिख रहा था, वो बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक दिख रहा था। In contrast, team second found that isolated chromatin appears as a condensed fiber of 30 nanometer, ठीक है। देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और एक्सपेरिमेंट नहीं, और तुम किसी भी रेफरेंस बुक में पढ़ सकते हो, लाइक वाटसन या बीवर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है बीवर की और वाटसन की, ठीक है। उसमें इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि जब हम लो आयनिक स्ट्रेंथ रखते हैं, लो आयनिक स्ट्रेंथ जब रखते हैं तो मुझे स्ट्रक्चर दिखाई देता है कैसा, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। और जब हम हाई आयनिक स्ट्रेंथ रखते हैं, जैसे कि डायग्राम ई एंड एफ एंड जी, जब इसमें हमने क्या रखी, हाई आयनिक स्ट्रेंथ रखी, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, 30 नैनोमीटर का। इसकी कंडेंसेशन या हाईली कंडेंस्ड स्टेज में देखने को मिलता है। व्हेन जब लो आयनिक स्ट्रेंथ रखते हैं तो हमें लो कंडेंस फॉर्म देखने को मिलती है, और कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बीड ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। ये बात यहाँ से समझ आई। अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट जो आउटकम उन्होंने बताया कि टीम फर्स्ट आइसोलेटेड द क्रोमेटिन विद लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर एंड, जैसे अब टीम फर्स्ट को जो दिखा था वो क्या दिखा था, बीड, टीम फर्स्ट को दिखा था बीड ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है, बीड ऑन ए स्ट्रिंग दिखा था। तो जब टीम फर्स्ट को बीड ऑन स्ट्रिंग दिखाता है, और बीड ऑन स्ट्रिंग हमारा कब बनता है, बीड ऑन स्ट्रिंग बनता है हमारा लो आयनिक स्ट्रेंथ पे, तो इतनी बात तो सही है। इसके बाद टीम सेकंड आइसोलेटेड क्रोमेटिन विद अ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.15 m पोटेशियम क्लोराइड फिजियोलॉजिकल आयनिक स्ट्रेंथ, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन इज ए इज राइट। अब देन बी सी एंड डी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, जब हम टीम फर्स्ट आइसोलेटेड क्रोमेटिन विद 0.15 potassium chloride and team did it was a low ionic strength, टीम सेकेंड लो आयनिक नहीं, क्योंकि जो 13 नैनोमीटर का फाइबर हमको मिलता है क्रोमेटिन का, वो हमें हाई आयनिक स्ट्रेंथ पे देखने को मिलता है। तो द बी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन मिलाकर, जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे बी दे रखा है ये गलत है, यहाँ पे बी दे रखा है ये गलत है, यहाँ पे ए इन्होंने दिया नहीं इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है और ऑप्शन सिर्फ ओनली ए सही है। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन मिल गया ए राइट इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, और इन्होंने 5 स्टेटमेंट दिए हैं। उसके बाद पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन है डीएनए सुपर कॉइलिंग एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये बात इतनी तो सही है, बट नॉट फॉर अ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होती है वो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द गलत ऑप्शन। नेक्स्ट की जब बात कर लेते हैं, सर्कुलर डीएनए फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया वायरस बैक्टीरिया एंड इनवेरिएबली निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड, ये बात सही है, बी ऑप्शन इज राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, अ मूविंग RNA polymerase generate positive supercoiled tension in DNA in front of it and negative supercoiling या negative helical tension behind it, ये भी बात सही है, ऑप्शन सी इज आल्सो राइट। डी देख लेते हैं, ह्यूमन टोपोइसोमरेज फर्स्ट कट बोथ स्ट्रैंड ऑफ सुपरकॉइल्ड डीएनए टू अंडरगो द कंट्रोल्ड रोटेशन टू रिलैक्स द सुपरकॉइल्ड डीएनए। देखो क्या होता है, जो हमारा टोपोइसोमरेज जो फर्स्ट होता है, जब टोपोइसोमरेज फर्स्ट की बात करते हैं तो वो सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है ना कि डबल स्ट्रैंड को। तो यहाँ पे जब इन्होंने बोला है बोथ स्ट्रैंड को कट कर रहा है, यहीं से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, डी ऑप्शन इज आल्सो गलत। ये ऑप्शन बात कर लेते हैं, ह्यूमन टोपोइसोमरेज सेकंड मेक ए ट्रांजिट ब्रेक ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये फिर से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि डी और ई और ए कहाँ कहाँ गलत देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ई यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी ई दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ए बी डी दिया, ए डी दोनों गलत है, तो ऑप्शन 4 हमको सही मिल रहा है, तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। देन वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने एक डीएनए स्ट्रैंड दे दी है, डीएनए का सीक्वेंस दे दिया है और उन्होंने बोला इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर अफेक्टिंग पैरामीटर्स सच एज अ लेंथ, melting temperature, GC content, which one of the following combination of PCR primer sequence would be able to amplify the above। होता क्या है, जैसे कि जब कोई मान लो प्राइमर बनाने में सबसे पहले तो यह है कि कोई भी अगर मान लो हमें सीक्वेंस दिया है, फॉर एग्जांपल यही सीक्वेंस दिया है, हम बना नहीं रहे इसी सीक्वेंस पे समझा दे रहे हैं, तो हमेशा अगर कोई एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो उसका पहला प्राइमर है, एक प्राइमर तो उसका 5 प्राइम से, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब जैसे कितने के प्राइमर लिए हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 बेस पेयर के यहाँ पे प्राइमर लिए हैं। ठीक है, तो जब 8 बेस पेयर को तो हम 5 प्राइम से 3 प्राइम तक 8 बेस पेयर ले लेंगे तो वही उसका एक प्राइमर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 प्राइम टू 3 प्राइम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक प्राइमर तो हमारा ये हो गया कि 5 प्राइम टू ए टी जी सी ए टी जी सी जी ए टी जी ए टी जी। ठीक है, एक प्राइमर ये हो गया। ठीक, दूसरा प्राइमर क्या करते हैं, जब हम 3 प्राइम की बात करते हैं 3 प्राइम का हम कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 3 प्राइम दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, सी की के ए आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, तो ये कितने हो गए, फिर टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्राइमर हो गया। ठीक है, तो हमें दोनों प्राइमर यहाँ से मिल जाते हैं। तो ऐसा देखो, हाँ अब डायरेक्शन में प्राइमर की ध्यान रखनी है, ऑप्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन रखेंगे। अब जैसे कि इस देखो एक हमें सेकेंड ऑप्शन में देखो हमारे दोनों फुलफिल हो रही कंडीशन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो प्राइमर बनाना बहुत आसान है, और अगर वैसे भी समझ नहीं आता तो क्या क्या करो, जैसे ही एक स्टैंड दी हुई है तो दूसरी स्टैंड उसकी जस्ट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री बना ली, दूसरी स्टैंड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना ली,
तो एक तो प्राइमर हमारा ये वाला रहेगा, दूसरा वाला इधर वाला 5 प्राइम वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमारे प्राइमर मिल जाते हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बिलो द पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल माइक्रो आरएनए प्रिकर्सर। तो इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा जो है माइक्रो आरएनए का प्रिकर्सर है। अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, क्या है, द मेल्टिंग कर्व सो बिलो आर ऑफ 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द सेम लेंथ। देखो जो कर्व में शो किया गया है, मेल्टिंग कर्व है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, दोनों डीएनए की मॉलिक्यूल की सेम लेंथ है। अगर दोनों डीएनए मॉलिक्यूल की सेम लेंथ है और उनका क्या है, मेल्टिंग कर्व जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो हाउ टू वेरी इट, ये वेरी करेगा हमारा जीसी कंटेंट। जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा होगा उसमें हाई टेम्परेचर लगेगा, और जिसमें जीसी कंटेंट कम होगा उसमें टेम्परेचर लो कम लगेगा, क्योंकि जीसी जो होता है वो हमारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जीसी जो होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। जिसमें अब जी सी की कंटेंट ज्यादा होगी तो उसको 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी, ठीक है। तो इस कर्व से हमें क्या शो हो रहा है कि ये देखो क्या है, डीएनए फर्स्ट जो है वो बहुत जल्दी हमारा इधर जो एक्स एक्सिस पे क्या जो है फ्रैक्शनल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। ये यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है बाई एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिया हुआ है और बाई एक्सिस पे फ्रैक्शन साइन दी हुई है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, डीएनए फर्स्ट ने तुरंत सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हुआ स्पीड में, लेकिन डीएनए सेकंड जो है, डीएनए सेकंड स्लो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो दैट मींस डीएनए में क्या होगा, डीएनए जब स्लो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है एज कंपेरिजन डीएनए फर्स्ट, देन इससे हमें ये पता चलता है कि डीएनए सेकंड में क्या है, जीसी का कंटेंट ज्यादा है और डीएनए फर्स्ट में जीसी का कंटेंट कम है। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डीएनए फर्स्ट हैज अ लोअर एटी कंटेंट, डीएनए फर्स्ट हैज अ लोअर एटी कंटेंट देन डी टू। देखो ये तो बात गलत है, अगर इसमें डीएनए फर्स्ट में लो 80 होगा दैट मींस जीसी हाई होगा, तो फिर इसका कर्व मतलब इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, लेकिन लग तो कम रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड क्या बोल रहा है, डीएनए फर्स्ट हैज अ लोअर जीसी कंटेंट देन डी टू, ये बात सही है। डीएनए फर्स्ट में क्या है, लोअर जीसी कंटेंट है, इसलिए वो बहुत जल्दी क्या होता है, मेल्ट होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है एज कंपेरिजन टू डीएनए टू। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यहां से मुझे मिल गया आंसर। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी मिलता है, डीएनए फर्स्ट सॉल्यूशन हैज अ सीक्वेंस इंडिपेंडेंट डबल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। डीएनए सेकंड हैज अ हाई नंबर ऑफ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड, इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा, तो ऑप्शन राइट सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ प्रोसीड यूकैरियोटिक एंडोजीनस mRNA आर मेंशन्ड बिलो, चूज द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई ऑल द mRNA स्पीसीज दैट कैन एक्सपोर्टेड टू द साइटोसोल। तो क्या होता है, देखो अनस्प्लाइस्ड नहीं, स्प्लाइसिंग होने के बाद ही वो क्या होता है, जब हमारा यूकैरियोटिक आरएनए बनता है, यूकैरियोटिक एमआरएनए जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है हमारा डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, पहले बनता है एचएनआरएनए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं। अब इंट्रॉन जो होते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करना होता है, तो जब इंट्रॉन रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। और उस इसी के साथ साथ में हमारा क्या होता है, 5 प्राइम कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन होता है। तो पॉलीएडिनाइलेशन और 5 प्राइम कैपिंग और स्प्लाइसिंग होने के बाद ही डीएनए जो एमआरएनए है वो कंप्लीट मैच्योर एमआरएनए बनता है, और फिर उसको क्या होता है, साइटोसोल में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला कि कैसे एक्सपोर्ट होगा, अनस्प्लाइस्ड एक्सपोर्ट होगा, ये तो यहीं से ऑप्शन गलत हो जाता है ये, क्योंकि स्प्लाइसिंग होने के बाद ही एक्सपोर्ट होगा। अब ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, पॉलीएडिनाइलेटेड एंड कैप्ड एंड अनस्प्लाइस्ड एमआरएनए। देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया अनस्प्लाइस्ड,
क्योंकि भाई जब तक स्प्लाइसिंग नहीं होगी, जब तक उसके इंट्रॉन नहीं निकलेंगे, तब तक वो मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इंट्रॉन इज द, इंट्रॉन्स का वैसे तो बहुत सारा रोल है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे वहां पे जीन का फंक्शन डिस्टर्ब करते हैं, मतलब जो एमआरएनए कोड हुआ है उसका मेन प्रोटीन का काम, उनमें कोई काम नहीं होता उनका। अब इसके बाद बात करते हैं सी ऑप्शन, पॉलीएडिनाइलेटेड स्प्लाइस्ड कैप्ड एमआरएनए, ये बात बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट। इसके बाद डी पढ़ लेते हैं, स्पेशलाइज्ड अनकैप्ड, भाई कैपिंग होती है, अनकैप्ड नहीं होता है, ये बात यहाँ पे गलत है, अनकैप्ड नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी डी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो सिर्फ सी आंसर इसका होगा, थर्ड आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रोवाइडेड एज सबस्ट्रेट फॉर रेप्लिकेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, which one of the following option listed in the molecule cannot function as a substrate for a DNA polymerase third। देखो क्या है, चार ऑप्शन, चार दिए हुए हैं डीएनए, अब इनमें से इन्होंने बोला है कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए सबस्ट्रेट की तरह बात नहीं करेगा। तो देखो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, उसके लिए हमें 3' OH की जरूरत होती है। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए मुझे 3' OH की जरूरत होती है, ठीक है। अब मुझे इसमें कौन कौन से 3' OH प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो तो काम करेंगे, और पूछा कौन सा है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट का काम नहीं करेंगे, कैन नॉट। तो देखो क्या है, अगर हम पहले बात कर लेते हैं कौन सा काम करेंगे। देखो जो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में देखो 3' है, और जब 3' है तो यहाँ पे OH होगा, तो ये 3' OH डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए प्रोवाइड करा देगा, तो ये तो काम करेगा, इससे ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इस प्रकार यहाँ पे बी में भी देख लो, फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे बाइंड होता है, ये भी हमारा 3' OH यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस डायरेक्शन में बाइंड हो रहा है, ठीक है, सॉरी, फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमारा यहाँ पे बाइंड हो रहा है। अब जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड हो, यहाँ पे भी 3' हमारा OH प्रोवाइड कराएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा, तो बी भी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी भी एक्ट एज ए सबस्ट्रेट और ए बी। तो पूछे कौन से, कैन नॉट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट। अब सी देख लेते हैं, सी कहीं पे भी बताओ, यहाँ पे जो ओवर हैंगिंग है वो 5' से है। अब ये 5' क्या है, 5' की जरूरत नहीं होती डीएनए पॉलीमरेज के लिए, 3' की जरूरत होती है, ठीक है। अब 3' OH यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछे कौन से, कैन नॉट ही पूछे हैं, ठीक है। तो अब इसमें डी वाले में भी देख लेते हैं, डी वाले में निक बनी हुई है। अब निक के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं होता है, निक को फिल करने के लिए हमारा कौन सा आता है, लाइगेज एंजाइम होता है जो निक को जोड़ देता है, ठीक है, उसे हम ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं लाइगेज एंजाइम को, ठीक है। तो डी भी गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जो गलत है वही आंसर है, तो हमारा सी और डी तीसरा आंसर सही हो जाएगा, सी और डी डू नॉट एक्ट एज अ या कैन नॉट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन यूकैरियोटिक एमआरएनए सो systematically in the diagram below the 5 ribosome carrying out translation, which one of the following statement about the polyribosome complex is true। तो देखो पहला ऑप्शन है, the mRNA was being transcribed when the first ribosome start translation, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला क्या है, the ribosome 5 is nearest to the initiation, भाई देखो इनिशिएशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, 5' से स्टार्ट होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और राइबोसोम नंबर 5 हमारा यहाँ पे दिया हुआ, ये नियरेस्ट है इसके, ये तो कतई गलत बात है। दूसरा, इसका थर्ड ऑप्शन है, द पॉलीपेप्टाइड अटैच टू द राइबोसोम 4 इज लॉन्गर देन अटैच द राइबोसोम थर्ड, ठीक बात है। देखो अगर पॉलीपेप्टाइड मतलब जो प्रोटीन बनेगी अगर थर्ड तक जाएगा तो छोटी बनेगी, अगर फोर्थ तक जाएगा तो उससे बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद ऑल द राइबोसोम हैज इनकॉर्पोरेटेड द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड, ये भी बात गलत है। और समझने के लिए हम एक रेफरेंस डायग्राम दिखा देंगे, यहाँ से तुम समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी दिए हुए हैं, 1 राइबोसोम, 2 राइबोसोम, 3 राइबोसोम, 4 राइबोसोम, 5 राइबोसोम। अब राइट हमारा आंसर ये था कि थर्ड में छोटी बनेगी, फोर्थ में बड़ी बनेगी। तो अब देखो यहाँ पे फोर्थ में बड़ा पॉलीपेप्टाइड बना है, ठीक है, तो ये हमारा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा।
ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट वाज मेड फॉर अ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। वैसे तो इसे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा ये मॉलिक्यूलर से रिलेटेड भी था, इसलिए मैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर देते हैं। पहले क्या है, इट काज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ CGA। क्या होता है, जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में रिपीटिंग यूनिट जो होती हैं ट्राइन्यूक्लियोटाइड की, जो जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए हमारी CGG है, ठीक है। ये जब हाई रिपीट नंबर मतलब ग्रेटर देन 200 रिपीट्स हो जाती हैं इन 5 प्राइम UTR रीजन, तो वहां पे ये काज करता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। वहां पे जो एक्स होता एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक फ्रेजाइल या एक स्क्रैच बन जाता है, ठीक है। तो वो अभी हम आगे डायग्राम में दिखा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बोला है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इट इज काज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ CGG ट्राइन्यूक्लियोटाइड ग्रेटर देन 200 न्यूक्लियोटाइड इन 5 प्राइम UTR ऑफ FMR1 जीन। ये बात बिल्कुल सही है। अगला रेफरेंस हम दिखा देंगे अभी। बी ऑप्शन बोल रहा है अनअफेक्टेड पीपल्स डू नॉट शो एनी CGG रिपीट्स इन 5 प्राइम UTR ऑफ FMR। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्या होता है, इन नॉर्मल कंडीशन 29 रिपीट्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं हमें। नॉर्मल कंडीशन में 29 to 30 रिपीट देखने को हमको मिलते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कैन नॉट सो एनी रिपीट। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके बाद ऑप्शन है जो सी है, वो बोल रहा है एक्सपेंडेड नंबर ऑफ CGG रिपीट्स इन 5 प्राइम UTR ऑफ FMR1 ट्रांसक्रिप्ट काज इट्स प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन। ये भी बात गलत है, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं। अगला बोला है एक्सपेंशन ओवर 200 रिपीट लीड टू मिथाइलेशन ऑफ FMR1 प्रोमोटर। ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी डायग्राम में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेजाइल अपीयरेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फ्रेजाइल अपीयरेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब फॉर एग्जांपल देखो डी, अगर हम यहीं से देखें क्वेश्चन, तो डी हमारा सिर्फ चौथे में दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अब जैसे कि फ्रेजाइल अपीयरेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम डेवलप्स टू डिसोसिएशन ऑफ नॉन स्टोन प्रोटीन फ्रॉम द FMR1 लोकस। ये बात गलत है। अब जैसे इसका रेफरेंस तुम खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रेजाइल साइट देखो यहाँ पे बन जाती है एक्स क्रोमोसोम में, जब हमारे लास्ट जो आर्म है उसमें क्या होता है, CGG की रिपीट ग्रेटर देन 200 हो जाती है, तब ये फ्रेजाइल बन जाता है, फ्रेजाइल साइट बन जाती है, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन ये अभी तो क्या है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन है। व्हेन जब रिपीट होते हैं 6 to 59 रिपीट होते हैं, जैसे कि हमने वहां पे 29 बोल दिया, कहीं पे 29 भी लिखा होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। जब ये नॉर्मल कंडीशन है, और उस एक ऑप्शन वहां पे उन्होंने बोल दिया था कि नॉर्मल कंडीशन में एनी रिपीट देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रिपीट देखने को मिलती है, लेकिन वो कितनी होनी चाहिए, 8 to 59 तक, ठीक है। इसके बाद प्री म्यूटेशन में क्या होता है, हाँ देखो प्री म्यूटेशन, अब प्री म्यूटेशन से रिलेटेड भी एक ऑप्शन था यहाँ पे, देखो ये प्री म्यूटेशन से रिलेटेड ये ऑप्शन था, या प्री मैच्योर डिग्रेडेशन जो ट्रांसक्रिप्ट का है वो नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब फुल म्यूटेशन हो जाता है, जब ग्रेटर देन 2 हो जाता है, देखो ये रेड कलर से मिथाइलेशन शो किया गया है, ये रेड कलर से क्या शो किया गया, मिथाइलेशन शो किया गया है, तो यहाँ पे मिथाइलेशन हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिथाइलेशन पे एस भी बोला इन्होंने, तो यस, ठीक है। तो ये मिथाइलेशन कराता है, तो ये ऑप्शन भी सही था हमारा, मिथाइलेशन वाला। तो इसे तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, तो हमारा क्या है, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हम पढ़ लेते हैं, depicted in the figure below the sequence of trypanosomal mitochondrial Cox second mRNA does not match the sequence of the Cox second gene. The mRNA contain 4 additional uracil which जो कि हाईलाइट किए गए हैं, जो 4 एडिशनल हुए हैं यूरेसिल, वो यहाँ पे हाईलाइट भी किए गए हैं, ठीक है। विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाई थाइमीन इन द जीन, और उसके जीन में इन्हें थाइमीन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब कि ये एक्स्ट्रा ऐड हुए यहाँ पे यूरेसिल, ठीक है।
and these 4 uracil are presumably added to the RNA by editing. ये RNA एडिटिंग से है, RNA एडिटिंग। ये तुम कहाँ से पढ़ सकते हो? इसे तुम वॉटसन से पढ़ सकते हो, वॉटसन में बहुत अच्छे से समझाया है वहां पे, ठीक है। या बीवर से भी पढ़ सकते हो। तो वहां पे होता क्या है कि आरएनए एडिटिंग की मैकेनिज्म में होता क्या है, आरएनए एडिटिंग कैन ऐड या रिमूव यूरेसिल फ्रॉम द टारगेट एमआरएनए। ये बात बिल्कुल सही कि यहाँ पे एक गाइड आरएनए आता है, गाइड आरएनए बताता है, गाइड आरएनए गाइड करता है इसको कि यूरेसिल कहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है, कहाँ पे ऐड होंगे एक्स्ट्रा यूरेसिल। तो पूरी मैकेनिज्म तुम वाटसन से पढ़ सकते हो वहां पे। इसके बाद यहाँ पे बात करता है एडिटिंग अकरिंग 5' to 3' डायरेक्शन। ये बात गलत है, जो एडिटिंग होती है वो यहाँ पे 3' to 5' डायरेक्शन में होती है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद ऑप्शन सी है, ए टर्मिनल यूरैडिलाइल ट्रांसफेरेज TUTAs facilitates addition of extra UMP to the mRNA during editing। ये भी बात बिल्कुल सही है, ए एंड सी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑप्शन डी है, द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एडिटिंग आर इनकोडेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए व्हाइल द रिक्वायर्ड गाइड आरएनए आर इनकोडेड बाय द न्यूक्लियस एंड इंपोर्टेड इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात गलत है, ऑप्शन डी इज आल्सो गलत। देन द ऑप्शन हमारा कौन कौन सा सही था, ए एंड सी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकेंड सही, ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, ठीक है, तो ए और सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला है कि which of the following is a co-translational amino acid modification rather than a post-translational modification। ठीक है, देखो फॉस्फेट ऐड टू अ सेरीन। देखो फॉस्फेट जो ऐड होता है वो हमारा जो फास्फोराइलेशन प्रोटीन पे होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म है। इसके बाद सेलेनियम एडेड टू अ सिस्टीन। देखो क्या होता है, जब सेलेनियम हमारी ऐड होती है, ये हमारी क्या है, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जांपल सेलेनियम हमारा कोड करता है स्टॉप कोडान को, स्टॉप कोडान, अभी कोडान हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन स्टॉप कोडान को कोड करता है। अब स्टॉप कोडान या जैसे क्या होता है, प्रोटीन के अंदर सेलेनियम कैसे आएगा ये डिसाइड करता है। इसके आगे SECIS एक सीक्वेंस होता है, स्टॉप कोडान के आगे SECIS एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस उस एमआरएनए में स्टॉप कोडान के आगे मिलता है तो दैट मींस ये इंडिकेट करता है कि सेलेनियम जुड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस ये होता है, राइबोसोम सेंस करता है वहां पे क्या है, SECIS सीक्वेंस है, अब वो बताएगा कि यहाँ पे सेलेनियम आएगा, ठीक है। वो स्टॉप कोडान की तरह वहां पे काम नहीं करेगा, वो सेलेनियम को कोड करेगा। और सेलेनियम कोड करने के लिए पहले वो सेरीन का चार्ज टीआरएनए लाता है, उसके बाद उसमें सेलेनियम ऐड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये एक को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है अमाइनो एसिड का ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ना कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। एसिटाइलेशन एडेड टू अ लाइसिन, ये भी क्या है, एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल ऐड होता है। मिथाइल भी पोस्ट ट्रांसलेशनल है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्या है, द बेस कंपोजिशन ऑफ अ जीनोम ऑफ अ न्यूली आइडेंटिफाइड वायरस इज गिवन। एडेनिन हमें कितना दे रखा है, 25%, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था ये। साइटोसिन 35%, ग्वानिन हमारा जो है वो 30%, और थाइमिन जो हमारा है वो 10%। अब जो चारगाफ का रूल था, उन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बताया था कि एक की जो मात्रा है एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर नहीं है, वहां पे 25 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे साइटोसिन की भी ग्वानिन के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, क्योंकि अब आरएनए तो हो नहीं सकता जब थाइमिन दिया है, डीएनए होगा। तो ये कैसा डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। Which one of the following exhibit ATPase and helicase activity for promoter opening and clearance? जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर सेकेंड H जो होता है वो एक हेलिकेज की तरह काम करता है, और ATPase वहां पे ATP भी लगती है, क्योंकि हेलिकेज इज अ ATPase एंजाइम जो ATP का यूज करके वहां पे बॉन्ड को तोड़ता है और बबल क्रिएट करता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। Which one of the following option represent the part of tRNA that involved in amino acid changing and interaction with the mRNA?
देखो mRNA से तो हमारा जो लूप होता है वो एंटीकोडॉन लूप ऐड होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड एंटीकोडॉन लूप। अब बात कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड हमारा कहाँ पे जुड़ता है। तो अमाइनो एसिड होता है वो 3 प्राइम पे जुड़ता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एंटीकोडॉन लूप है और हमारा अमाइनो एसिड यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है, 3 प्राइम पे। तो इसका राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। बड़ी बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन थे, पार्ट बी के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लैंप लोडर इज नॉट करेक्ट। देखो क्लैंप लोडर के बारे में तुम वॉटसन से पढ़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा बहुत। द क्लैंप लोडर इज अ 5 सब यूनिट हेटेरोपेंटामर दैट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये बात बिल्कुल सही बात है। क्लैंप लोडिंग इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, ये भी बात सही है। In the absence of ATP, clamp loader attend a spiral space to bind and open the clamp। ये बात गलत है, स्पाइरल स्पेस शेप नहीं लेता है वो इन द absence of ATP, ठीक है। The clamp loader and DNA polymerase complete for the same C-terminal phase of the clamp, ये भी बात सही है। तो नॉट करेक्ट हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद द ट्राई-एसन RNP पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ, जब हम आरएनए स्प्लाइसिंग बनते हैं वहां पे स्प्लाइसोसोम बनता है और वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं ट्राई, मतलब 3 SNRNP। तो वहां पे हमारे U4, U6 और U5 SNRNP होते हैं। तो चौथा आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोजन इज इनकरेक्ट। अब रेट्रो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो रेट्रो ट्रांसपोज के दे रखे हैं। अब बात जब हम करेंगे रेट्रो ट्रांसपोज की, तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक LTR होते हैं, एक नॉन LTR होते हैं। नॉन LTR, अब नॉन LTR में हमारे आ जाते हैं लाइन एंड साइन, ठीक है। अब लाइन जो होता है वो ऑटोनोमस होता है, ये याद रखना, ऑटोनोमस। और जो साइन होता है वो नॉन ऑटोनोमस होता है, ये नॉन ऑटोनोमस होता है। इतना यहाँ पे अभी याद रखना। चीज अगर इतना भी पता होता है तो हमारा ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अब जैसे बोला है कि लाइन आर ऑटोनोमस एक्टिव ट्रांसपोजोन एलिमेंट इन ह्यूमन, ये बात बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद बोला है सिन एंड लाइन आर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये भी बात सही है क्योंकि ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के पार्ट है। इसके बाद ह्यूमन जीनोम कंटेन मेनी मोर कॉपीज ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजन देन डीएनए ट्रांसपोजोन्स, ये भी बात बिल्कुल सही बात है। लाइन एंड साइन कंटेन LTR एलिमेंट दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। देखो अभी मैंने बताया कि रेट्रो ट्रांसपोजोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक LTR एक नॉन LTR। अब हमने बताया कि नॉन LTR में हमारे लाइन और साइन आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसमें LTR एलिमेंट होता है। जब LTR एलिमेंट नहीं है तभी ये नॉन LTR एलिमेंट वाले रेट्रो ट्रांसपोजन है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत होने की वजह से ये राइट आंसर है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है और ये तीनों नहीं होंगे आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।